हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी की गतिविधि 9, 10 और 11 को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं गतिविधि 9। यहाँ पर दे रखा है कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। हाथ पैरों पर पट्टियाँ बंधी थी और सिर में भयानक पीड़ा हो रही थी। नर्स ने झुककर मुझे देखा और पास ही बैठी हुई मेरी चाची से कहा, भगवान की कृपा है कि बिंदु अब खतरे से बाहर है। चाची जी ने मेरे बालों को सहलाते हुए पूछा, बेटा ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है? एक सेकंड। अब देखिए, बेटी ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है? मैंने धीरे से कहा, नहीं। कुछ देर बाद ही थोड़ी संभल कर मैंने पूछा, माँ कहाँ है? पिताजी का क्या हाल है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये एक अस्पताल का सीन दिखाया गया है। अब आगे है जो है इसमें कहा है, क्वेश्चन पूछा है कि इस गद्यांश में कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। और जो भी विराम चिन्ह है ना बच्चों, वो आपको चिन्ह तो यहाँ पर लगाने हैं और उन चिन्हों के नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो एक बार देखिए, गद्यांश को दोबारा से देखते हैं। ठीक, अब देखिए, जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। एक तो ये लगा रखा है ना। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, एक तो ये पूर्ण विराम है। दूसरा आगे चलते हैं, ये भी पूर्ण विराम है। और ये देखिए यहाँ पर ये कोमा है, ये इस तरह से कर रखा है ना, कहा के बाद कोमा लगा रखा है। और उसके बाद यहाँ देखो भगवान पर ऐसे कर रखा है, 2 उल्टे कोमे लगा रखे हैं। और जहाँ पर ये वाक्य ख़त्म हो रहा है वहाँ पर फिर इस तरह से 2 सुलटे कोमे लगा रखे हैं। तो इसको उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। ये उदाहरण चिन्ह है। और उसके बाद ये कोमा है, ये यहाँ पर विस्मयादि बोधक भी है। बेटी के बाद विस्मयादि बोधक ऐसे लगा रखा है। ये प्रश्नवाचक जो है वो चिन्ह भी लगा रखा है। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। और आगे नहीं, इसके अंदर देखिए उदाहरण चिन्ह है ना। और यहाँ पर विस्मयादि बोधक भी है। ये देखिए, ये कोमा है, ये प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक है ना। तो अब हम इन्हें एक बार जो है नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, इसमें पहला हमारा जो चिन्ह था वो ये चिन्ह था। कौन सा चिन्ह है ये है पूर्ण विराम। सभी बच्चों को अपनी कॉपी में लिखना है, ये अलग से कॉपी भी बनानी है आपको। एक था ये कोमा, यानी हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं अल्प विराम। मैंने कोमा ही बोल दिया था क्या, सॉरी। ये हिंदी में इसको बोलेंगे अल्प विराम। और कौन सा चिन्ह था? एक योजक भी था। जो विराम चिन्हों, ये जो बीच में दे रखा है ना बच्चों, ये इस तरह का जो होता है वो योजक होता है। ठीक है, योजक चिन्ह। और एक इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह था, इस तरह कड़छी का निशान होता है, वो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह भी था। एक इस तरह से 2 उल्टे कोम में और 2 सुलटे कोम में इस तरह से लगा रखे थे। और बीच में यहाँ पर जो है वो अपना सेंटेंस लिखते हैं, जो कुछ भी हम बात कहते हैं वो लिखी हुई होती है। तो ये इस चिन्ह को जो है बोलते हैं उदाहरण चिन्ह। ये उदाहरण चिन्ह होता है। ठीक है, इन चिन्हों का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा एक चिन्ह और भी था क्या?
एक ये वाला चिन्ह और था, है ना, ये विस्मयादि बोधक होता है, विस्मयादि, ऐसे लिखते हैं इसको, विस्मयादि बोधक, ठीक है, ये वो चिन्ह था बच्चों। और एक योजक चिन्ह था, एक बार मैं योजक चिन्ह आपको बता देती हूँ, दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो हाथ और पैरों के बीच में जो हाइफन यहाँ पर लगा रखा है ना, ये डैश सा, ये होता है बच्चों, ठीक है, ये योजक चिन्ह था। अब आगे है मिलान कीजिए। यहाँ पर देखो, ये है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, इसको कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे मिलान करेंगे। ये है कोमा यानी हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। ये है पूर्ण विराम, जहाँ पर बात पूरी हो जाती है वहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं। और ये रहा योजक चिन्ह। अब ध्यान से देखिए, ये योजक चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे इसने दिया है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, पूछा है कि गद्यांश में रेखांकित गलत विराम चिन्हों के स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ कुछ विराम चिन्ह आपको गलत मिलेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सिंपल सेंटेंस है ये, तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा, पूर्ण विराम आना था यहाँ। समाज में रहकर उसे दूसरों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, यहाँ पर इसने कोमा लगा रखा है, ये बात कंप्लीट हो गई, तो यहाँ भी पूर्ण विराम आएगा। भावों और विचारों का आदान प्रदान करना होता है। भावों विचारों, यहाँ जो है योजक आएगा, कोमा नहीं आएगा इन दोनों के बीच। भावों विचारों के इस पारस्परिक आदान प्रदान, अब आदान प्रदान के बीच भी कोमा ना आके यहाँ पर भी योजक चिन्ह आएगा, ठीक है। आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं, अब ये ठीक बन गया। अब आगे है आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है, वाक्य लिखकर स्पष्ट करें। आंखें खुलना, आंखें खुलने का मतलब होता है होश में आना, ठीक है, होश में आना। और इसमें आप वाक्य जो है वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि भगवान के भजन सुनकर मेरी आंखें खुल गई, ठीक है, इस तरह से। अब आगे दिया है इसने विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए किन्हीं दो विराम चिन्हों पर एक एक वाक्य बनाइए। तो अब जैसे प्रश्नवाचक दे रखा है इसने, तो प्रश्नवाचक का वाक्य बनाना है हमें और विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है। अब जैसे हम बना सकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब ये विस्मयादि बोधक बोला है इसने कि ये चिन्ह लगाकर और एक वाक्य बनाना है, तो हम जैसे बना सकते हैं छी, और उसके बाद लगेगा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, एक पूर्ण विराम लगा के नीचे एक फुल स्टॉप लगाना होता है। तो ये है छी कितना गंदा काम किया, इस तरह से, कितना गंदा काम किया है, इस तरह से बना सकते हैं बच्चों। और विस्मयादि बोधक में जैसे ओह, वाह, इस तरह के शब्द जो हैं वो विस्मयादि बोधक में आ जाते हैं। अब आगे है यहाँ पर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का मुहावरा है या लोकोक्ति, कारण सहित बताइए। तो बच्चों ये धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये एक लोकोक्ति है। और कारण क्या है कि ये लोक में प्रचलित है, घर घर में बोली जाती हैं ये, कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब आगे जो है दे रखा है गतिविधि 10, इसमें है कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है, इसके प्रमुख कारण, प्रभाव और निवारण की संक्षिप्त चर्चा आगे की गई है। ध्यानपूर्वक पढ़ते समझते हुए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। अब देखो बच्चों, आपदा क्या होती है ये बताया है इसमें, और उसका क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका निवारण कैसे किया जाए, ये सब बता रखा है, तो ध्यान से सुनिए। आपदा जो है, आपदा जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है उन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। यह कई प्रकार की होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी,
ज्वालामुखी फटना, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, भूस्खलन, तूफान, आंधी और भी कई प्रकार की आपदाएं शामिल हैं। इन पर मनुष्य का कोई बस नहीं चलता है और न ही ऐसी आपदाओं का आने का हमें विशेष तौर पर पता होता है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत से जान माल की हानि होती है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह सभी से अन्य जीव जंतु, पक्षी, जानवर सभी को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह सभी का जीवन खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि ये आपदाएं बिना बताए आती हैं। जितना आजकल धरती को नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जितना ये सब बढ़ेगा उतनी अधिक आपदाएं आने की संभावनाएं भी बढ़ेगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को सुधारें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें और समझदारी के साथ, सावधानी के साथ सभी काम करें, क्योंकि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ही प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। समझ में आया बच्चों? आगे यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम उन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक वर्षा होने से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा की संभावना रहती है? जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है? बाढ़ आती है, भूस्खलन आता है, सूखा है या सुनामी। तो बच्चों, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आने का खतरा होता है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, अधिकतर समुद्र तटीय इलाकों में चक्रवाती हवाओं के साथ वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? अकाल कहते हैं, भूस्खलन, सूखा या सुनामी? बताओ क्या कहते हैं? उसे सुनामी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जब ज़्यादा अधिक पानी वर्षा होती है तो पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो बाढ़ आ जाती है। जब भूमि खिसक जाती है, पहाड़ जो है वो खिसक जाते हैं, तो वो भूस्खलन होता है। जब बारिश नहीं होती, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती 2-4 सालों से, तो सूखा पड़ जाता है। और सुनामी कब आती है? जब समुद्र के तट के जो इलाके होते हैं उसमें चक्रवाती हवाओं के साथ साथ वर्षा भी होती है, तो वो सुनामी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे दे रखा है इसने, डैश की समस्या अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सूखा है, भूस्खलन, आंधी या सुनामी, क्या आएगी बताओ? पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होगा बच्चों, पहाड़ खिसक जाते हैं, तो ये ख ऑप्शन आएगा। आगे है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बढ़ने के लिए क्या कारण हो सकता है? बाढ़ है, भूस्खलन है, सूखा है या पेड़ों की कटाई। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का जो है बच्चों कारण है पेड़ों की कटाई। आजकल लोग बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटने लगे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रहा है। अब आगे गतिविधि 11 है। 11 में क्या दिया है? यहाँ पर देखिए, पानी, जल है तो कल है ना। और यहाँ क्या लिख रखा है? हम सब ने यह ठाना है, पानी हमें बचाना है। क्या ठानना है हम सब ने? कि पानी हमें बचाना है। आगे यहाँ दे रखा है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002% ही है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल बताया गया है बच्चों। ठीक है, अब आगे इसने यहाँ पर आगे दिया है, देखिए, सौजन्य से राजकीय उच्च विद्यालय क ख ग हरियाणा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ नीचे जो है कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें भी ध्यान से देखिए एक बार। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, दिए गए विज्ञापन को पढ़ते एवं समझते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत जल है? कितने प्रतिशत का है? देखो, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल का है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है। और इसने प्रतिशत में पूछा है, कितने प्रतिशत जल हुआ बताओ? 2/3 का मतलब बच्चों बैठेगा
66 या 67%। ठीक, अब आगे है, इसने यहाँ पर कहा है कि पृथ्वी के कम से कम 3 पर्यायवाची लिखिए। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है धरा, धरती और एक है भूमि। ठीक है, ये हो जाएंगे, धरा है, धरती है, भूमि है। अब आगे इसने कहा है कि हम सब ने क्या और क्यों ठाना है। क्या ठाना है? हम सब ने ठाना है, क्या ठाना है? पानी बचाना है। तो यानी पानी बचाने की ठाना है। हम सब ने, यहाँ लिख सकते हैं हम सब ने पानी बचाने की ठाना है कि हमें पानी बचाना है। ठीक है, अब इसने कहा भाई क्यों पानी बचाने की ठाना है? क्योंकि बच्चों धरती पर पीने योग्य पानी केवल 0.0002% ही है। अगर हम इसे व्यर्थ बहाएंगे तो एक दिन हमें बिल्कुल भी पीने को पानी भी नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए हमें जल को जो है वो बचाना है। अब आगे इसने दिया है जल का बचाव आप किन किन तरीकों से कर सकते हैं। जल का बचाव बताओ बच्चों, किस किस तरह से कर सकते हैं। जल का बचाव करने के लिए देखो, जो बारिश का पानी होता है, आप लिख सकते हैं कि वर्षा के जल का हम संचय कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं वर्षा के जल को। यानी जैसे घरों में जो है जो छत का पानी आता है और इस तरह से कोई नीचे हम होद बनाकर जो है वो पानी वहाँ पर आता रहे, और इस तरह से कुछ कर सकते हैं हम। अब हमारे घर में भी जो पानी आता है वो जैसे हम नहाते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि शावर में नहाते हैं, उससे भी पानी वेस्ट होता है ना। बाल्टी भरकर हमें पानी से नहाना चाहिए ताकि ज़्यादा पानी ना लगे। अब हम अगर मान लो सब्जियां वगैरह धोते हैं तो वो पानी हमें नाली में नहीं फेंकना चाहिए, उसकी बजाय हमें हम उस पानी को पौधों में दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से पानी का जो है ठीक उपयोग कर सकते हैं। अब हम मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो टैप जो है यानी टूटी जो है वो खुली नहीं छोड़नी चाहिए। चलते चलते में ये काम नहीं करना चाहिए, हमें बीच बीच में टूटी बंद कर देनी चाहिए, या एक गिलास लेकर और फिर हम अपना मुंह वगैरह धो सकते हैं। तो इस तरह से भी पानी बचा सकते हैं। आगे देखिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का विलोम शब्द क्या होगा। पृथ्वी का विलोम शब्द पूछा है इसने, यानी पृथ्वी का उल्टा, वो होगा आकाश। यहाँ आकाश लिखना है। तो बच्चों आगे की गतिविधि है 12 गतिविधि, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। और इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बना रखी है वो मेरे चैनल पर है। आप अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।